चलिए जी बताइए, संविधान में कितने भाग हैं? 22 भाग। बहुत बढ़िया। संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? 395 गो अनुच्छेद है। बहुत बढ़िया। अब बताना है कि संविधान में कितने भाग हो गया, अनुच्छेद हो गया, और अनुसूची है 12 गो। 12 गो अनुसूची है, अब 12 गो हो गया, ठीक ना। यानी कि 12 गो अनुसूची, ठीक ना, 22 गो भाग और 395 गो अनुच्छेद है, ठीक ना। आगे बताना है जी, भाग 1 में क्या कहा गया है? संघ और राज्य क्षेत्र है भाग 1 में। अनुच्छेद 1 में क्या है? भारत राज्यों का क्या है? संघ है। भारत के राज्य टूटकर अलग हो सकते हैं कि नहीं? किसी दूसरे देश में जा सकते हैं कि नहीं? नहीं जा सकते हैं। संघ का मतलब होता है कि टूट के अलग नहीं हो सकते हैं, ठीक ना जी। आगे बताना है कि इसके बाद अनुच्छेद 2 क्या कहता है? हाँ, अनुच्छेद 2 कहता है कि अगर कोई विदेशी राज्य या क्षेत्र हो और भारत में मिलना चाहे तो भारत में मिल सकता है, ठीक ना। अनुच्छेद 2 में है। जैसे सिक्किम, सिक्किम को कैवे संविधान संशोधन द्वारा भारत में मिलाया गया है? 36वां संविधान संशोधन 16 मई 1975 के द्वारा सिक्किम को भारत में मिलाया गया है। और भारत का कैवा राज्य बना है, ये बताना है? 22वां राज्य। सिक्किम भारत का कैवा राज्य है? 22वां राज्य। बहुत बढ़िया। अनुच्छेद 3 क्या कहता है जी? सीमा में परिवर्तन, नाम, क्षेत्र, राज्यों में। अगर संसद चाहे तो किसी जो मिलाए गए विदेशी राज्य है, ठीक ना, मिलाए गए विदेशी राज्य के नाम, सीमा, ठीक ना, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है। संविधान चाहे तो नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है। अनुच्छेद सुनिए, इसमें कौन कौन राज्य से कौन कौन टूटकर अलग हुआ है और कौन नया राज्य बना है? मध्य प्रदेश से अलग होने वाला राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ कब अलग हुआ? 2014। 1 नवंबर 2000। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ 1 नवंबर 2000 में। उत्तर प्रदेश से अलग होने वाला राज्य उत्तराखंड। उत्तराखंड अलग कब हुआ है? 9 नवंबर 2000 में। कब हुआ है जी? 9 नवंबर 2000। बोलना है। बिहार से झारखंड अलग हुआ 15 नवंबर 2000। 15 नवंबर 2000। एक सबसे हाल फिलहाल में अलग हुआ तेलंगाना। किस राज्य से टूटकर अलग हुआ? आंध्र प्रदेश से। कब हुआ था? 2 जून 2014, ठीक ना, 2 जून। आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? अमरावती। आंध्र प्रदेश की राजधानी बिहार की राजधानी पटना। झारखंड की रांची। तेलंगाना हैदराबाद। तेलंगाना के हैदराबाद। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देहरादून। मध्य प्रदेश भोपाल। छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ के रायपुर। अब अनुच्छेद 4 में क्या है जी? अनुच्छेद 4 2 और 3 के तहत राष्ट्रपति की अनुमति की जरूरत नहीं है। ठीक, बहुत बढ़िया। जब संसद अनुच्छेद और 2 और 3 का प्रयोग करे, माने 2 में क्या है तो विदेशी राज्य को भारत में मिलाना, 3 में क्या है तो उसके नाम, सीमा या क्षेत्र में परिवर्तन करना। अगर मिला ले तो मिलाने के बाद, ठीक ना, अगर विदेशी क्षेत्र के, उसके लिए राष्ट्रपति की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बोलिए जी। मोबाइल है। अखंड भारत में कौन कौन से देश आज के सम्मिलित थे? आज के कौन कौन से देश अखंड भारत में सम्मिलित थे? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, ठीक ना। चलो बढ़िया। सबसे पहले पाकिस्तान और अफगानिस्तान ना, अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच डूरंड लाइन कब खींचा गया था?
1900 के अंदर 14 ठीक ना, उस समय भारत ही था। अब तो डूरंड लाइन का कहा जाएगा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। पाकिस्तान और किसके बीच है? अफगानिस्तान के बीच में। तो डूरंड लाइन सबसे पहले खींचा गया था 1893 में। कब खींचा गया था जी? 1800। और यह भारत का पहला टुकड़ा था। भारत का क्या था? अखंड भारत का दूसरा टुकड़ा कब हुआ था जी? अखंड भारत का दूसरा टुकड़ा हुआ जब म्यांमार अलग हुआ। जब म्यांमार, पहले उसका नाम था बर्मा, ठीक ना, पहले उसका नाम क्या था? बर्मा नाम था। तो म्यांमार जब अलग हुआ, दूसरा टुकड़ा हुआ 1935 ईस्वी में। पहला 1893, दूसरा 1935, ठीक ना। तीसरा टुकड़ा हुआ जब 1947 में, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। तीसरा टुकड़ा कब हुआ? 1947 में। भारत और पाकिस्तान के विभाजन किस पर आधारित था? धर्म पर, ठीक ना। धर्म पर आधारित था, मतलब मुस्लिम की जनसंख्या ज्यादा थी, इसलिए कि उन लोग क्या किए? अलग देश की मांग किए, ठीक ना। अच्छा, पाकिस्तान कितने भागों में बट गया था? पाकिस्तान कितने भागों में बटा? दो। कौन कौन नाम? एक पूर्वी पाकिस्तान, एक पश्चिमी पाकिस्तान, ठीक ना। एक पूर्वी पाकिस्तान, एक पश्चिमी पाकिस्तान। बाद में कौन से पाकिस्तान का नाम बांग्लादेश हो गया? कौन से पाकिस्तान का नाम बांग्लादेश हो गया? पूर्वी पाकिस्तान। पूरब में, भारत के नक्शा के पूरब में पूर्वी पाकिस्तान के नाम का हो गया? बांग्लादेश। बांग्लादेश कब देश स्वतंत्र कब हुआ? 1971। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का नाम क्या है? रेड क्लिफ। क्या नाम है? रेड क्लिफ। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा का नाम क्या है? मैक-मोहन रेखा, ठीक ना। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा का नाम क्या है? और बांग्लादेश और भारत के बीच के सीमा रेखा? जीरो लाइन। बहुत बढ़िया जी। अब रियासत क्या होता है, कौन बताएगा जी? रियासत जैसे राजा कोई रियासत जहाँ पर सीधे कोई साम्राज्य शासित क्षेत्र हो, जिसे कोई क्षेत्र है, ठीक ना, वहां पर कोई साम्राज्य, राजा महाराजा उस पर शासन करते हो, उसी को क्या कहते हैं? रियासत कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं जी? रियासत कहते हैं। अच्छा, अंग्रेजों ने देशी रियासत को कितने विकल्प दिए थे बंटने के लिए? 3 गो विकल्प। पहला विकल्प, या तो पाकिस्तान में मिल जाए, बहुत बढ़िया। दूसरा, या तो भारत में मिल जाए, और तीसरा, या तो स्वतंत्र रहे, ठीक ना। 3 गो विकल्प अंग्रेज दिया था। अच्छा, जब देश आजाद हुआ तो उस समय भारत में कितनी रियासतें थी? 552। कितने रियासतें थी? 552 से भी अधिक थी, ठीक ना। अब 500। अच्छा, रियासत को एक यूनियन बनाने की जिम्मेवारी किन्हें दी गई थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल को दी गई थी। इसके लिए 3 गो व्यक्ति काम में लाए गए थे, ठीक ना। कौन कौन? पहले तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, फिर उनके बाद वीपी मेमन, और तीसरा लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक ना। तो रुक जा रहा है जी बार बार। क्या आगे सुनिए जी। अच्छा, कितने ऐसे भारत के राज्य थे, रियासतें थे, जो भारत में विलय होने के लिए तैयार नहीं थे? कौन कौन? जूनागढ़। बहुत बढ़िया। हैदराबाद, जूनागढ़, जम्मू। अच्छा, हैदराबाद को भारत में किसके द्वारा मिलाया गया? उसका नाम क्या था? ऑपरेशन पोलो, ठीक ना। अच्छा, हैदराबाद भारत में कब मिला? हाँ, डेट बताए। 17 सितंबर 1948 में, ठीक ना। हैदराबाद चाहता था कि हम पाकिस्तान में मिले। हैदराबाद के जो निजाम होते थे, ठीक ना, वो कहते थे, वहाँ हैदराबाद के कहते थे कि नहीं, हम कहाँ मिलेंगे?
पाकिस्तान में मिलेंगे। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल का किए कि पुलिस कार्रवाई कर दिए, पुलिस के वर्दी में आर्मी को भेज के वहाँ हैदराबाद को भारत में मिला लिए। अच्छा, जूनागढ़ किस तरह से भारत में मिला? जनमत संग्रह के। अच्छा, जूनागढ़ के राजा मुस्लिम था कि हिंदू? मुस्लिम। और वहाँ की जनता हिंदू। जूनागढ़ चाहता था यो कि पाकिस्तान में मिले, वहाँ के राजा चाहता था, लेकिन लोगों से राय लिया गया कि आप वहाँ भारत में रहेंगे कि पाकिस्तान में रहेंगे, ठीक ना। तो जनमत संग्रह करा के कहाँ मिलाया गया? भारत में मिलाया गया। अच्छा, फिर इसके बाद जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर किस में मिलना चाहता था, भारत में कि पाकिस्तान में? पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान में। जम्मू कश्मीर स्वतंत्र रहना चाहता था। वो कहता था कि ना तो हम भारत में मिलेंगे ना तो। अच्छा, जम्मू कश्मीर के राजा कौन थे, हिंदू की मुस्लिम? और वहाँ की जनता मुस्लिम। अब इसके बाद बताना है कि जो हरि सिंह थे कौन से शासक थे, किस जिसे डोगरा शासक, कौन सा शासक थे? डोगरा शासक। तो वो क्या कह रहे थे कि हम ना तो भारत में मिलेंगे ना तो हम स्वतंत्र देश रहेंगे, ठीक ना। फिर इसके बाद आखिर भारत में काहे साइन किए, भारत में मिलने के लिए क्यों साइन किए? वहाँ के पाकिस्तान घुसपैठ ही करा दिया था, ठीक ना, घुसपैठ करवा दिया था। और जब इनको जान के लाले पड़ गए, इनको मारने की धमकियां आने लगी, तब जाके विलय पत्र पर साइन करते हैं। मतलब कि जम्मू कश्मीर को किस माध्यम से भारत में मिलाया गया? विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके, ठीक ना। 26 अक्टूबर 1947 को, 26 अक्टूबर 1947। और जूनागढ़ नहीं, हैदराबाद कब? 17 सितंबर 1948। 26 अक्टूबर 1947। अच्छा, इन सभी देशी रियासत जब भारत में मिल गए तब भारत कितने राज्यों में बट गया? 4 गो भाग में। उसका नाम क्या क्या पड़ गया? A, B, C, D। ए में क्या होता था? तब ब्रिटिश प्रोविंस होता था, वह राज्य जहां अंग्रेजों का शासक था। तो ऐसे कितने थे? 9 गो थे। कितने थे? 9। बी में किसको रखा गया? तब प्रिंसली स्टेट, माने कि जहां पर राजकुमारों का शासन हुआ करता था, ठीक ना, वह राज्य जहां देशी रियासतें का शासन था। ये वो कितने थे? 9। सी में कमिश्नरी क्षेत्र को रखा गया, वह बड़े क्षेत्र शहर जहां अंग्रेज केवल उस शहर पर कब्जा किए थे, न कि सभी जगह। ऐसे कितने थे? 10। और डी में रखा गया यूनियन टेरिटरी, मतलब कि केंद्र शासित प्रदेश को। इसकी संख्या उस समय कितनी थी? मात्र 1 थी। कितनी थी? 1। अब नए राज्य के गठन के लिए कौन कौन से समिति बैठा? पहला समिति कौन बैठा था जी, बताइए? पहला समिति कौन बैठा था? एसके धर समिति। एसके धर समिति, ठीक ना। भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के सबसे पहले 1948 में एसके धर समिति का गठन किया गया, किंतु इसने भाषा पर क्या किया? विरोध किया। क्या किया? विरोध। मैंने कहा इसके धर समिति कि हम भाषा के आधार पर भारत का राज्य नहीं बनाना चाहते हैं, ठीक ना। इसके बाद कौन सा समिति बैठा? JVP। जे मतलब जवाहरलाल नेहरू, भी मने वटाभी, पटाभी, भी मने वटाभी सीतारमैया। अब पी मतलब पटेल, पी मतलब पटेल। तो जवाहरलाल नेहरू, वटाभी सीतारमैया और सरदार पटेल। इसने भी भाषाई आधार पर राज्यों के लिए विरोध किया कि स्वीकार किया? इन लोग भी क्या किया? विरोध किया, ठीक ना। अच्छा, सबसे पहले भाषाई आधार पर कौन सा राज्य अलग किया गया? आंध्र प्रदेश। भाषाई आधार पर पहला राज्य बनने वाला आंध्र प्रदेश था, ठीक ना। अच्छा, आंध्र प्रदेश में किस भाषा के मांग के लिए राज्य विद्रोह कर दिया गया था? तेलुगु। अच्छा, कौन किए थे सबसे पहले? पेटू श्री रामलू। पेटू श्री रामलू। हाँ, भूख हड़ताल के कारण इनकी मृत्यु भी हो गई थी, ठीक ना। 56 दिन के भूख हड़ताल किए थे और जिनके कारण
इनकी मृत्यु हो गई और मृत्यु होने के बाद 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को मजबूर होकर तेलुगु भाषा के लिए एक अलग राज्य आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। ठीक है। अब फिर बैठा था फजल अली आयोग, इसके बारे में बताना है जी। फजल अली आयोग के बारे में बताना है कि भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के लिए फजल अली आयोग कब बैठा था? 1956 में। गठन किया गया था 1953 में। गठन कब किया गया था? अब अपनी रिपोर्ट दिया था 56 में, ठीक ना। अपनी रिपोर्ट दिया था कब? 1956, लेकिन बैठा कब था? 1953 में। अच्छा, फजल अली आयोग के द्वारा ही 7वां संविधान संशोधन हुआ और 1956 में 7वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसके तहत ABCD जो राज्य में विभक्त था उसको रद्द कर दिया गया। उसको क्या कर दिया गया? रद्द कर दिया गया। और रद्द करने के बाद कितने राज्य उस समय बने? 14 राज्य बने। कितने राज्य बने थे? और 6 को केंद्र शासित प्रदेश बना था। कितने केंद्र शासित प्रदेश? 15वां राज्य बना था गुजरात और महाराष्ट्र, 16वां राज्य नागालैंड, 17वां हरियाणा, 18वां हिमाचल प्रदेश। फिर इसके बाद जो हुआ त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, गोवा, ठीक ना। अच्छा, ये बताना है पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था? 1510 में। वाह अन्नपूर्णा, 1510 में, ठीक ना। आगे बताना है जी। हम लोग अब भाग 2 में क्या है? नागरिकता पढ़ेंगे। भाग 2 नागरिकता। अच्छा, नागरिकता का मतलब क्या होता है? नागरिक किसे कहेंगे? किसी देश में अगर कोई रह रहा है तो उसको नागरिक कैसे कहेंगे? जन्म के आधार पर, भूमि के आधार पर, वंश के आधार पर। नागरिकों को क्या क्या अधिकार दिया जाता है? जीने का अधिकार, बहुत सारा चीज है, ठीक ना। एक दूगो नहीं है, बहुत सारा अधिकार है, बहुत सारी स्वतंत्रता दिया गया है, ठीक ना। जिस वोट देने, सबसे महत्वपूर्ण तो वोट देने का अधिकार है, ठीक ना। इसके बाद सरकारी नौकरी का अधिकार है, राशन लेने का अधिकार है, ठीक ना। घूमने फिरने का अधिकार है, स्वतंत्रता दिया जाता है। तो मतलब एक तरह से विशेष अधिकार नागरिकों के लिए दिया गया है और यही शब्द नागरिकता है। यही संविधान में लिखे गया क्या है? नागरिकता। नागरिकता, भारत में नागरिकता कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। गलत है, गलत है। भारत में नागरिकता कहाँ से लिया गया है? नीति निर्देशक तो कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। नीति निर्देशक अमेरिका से ना जी, कि ब्रिटेन से? देख लो ना किताबों में, देखो। ब्रिटेन से लिया गया है। नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है। नागरिकता कहाँ से लिया गया है जी? ब्रिटेन से लिया गया है। नीति निर्देशकता तो ब्रिटेन से लिया गया है सर जी। नीति निर्देशकता तो ब्रिटेन से है, देख लो एक बार। अनुच्छेद 5 में क्या कहा गया है जी? प्रारंभ में नागरिकता। प्रारंभ में मतलब जो हमारे देश आजाद होने से पहले जितने भी नागरिक थे वह भारत के निवासी कहलाएंगे। 15 अगस्त 1947 से पहले जितने भी नागरिक थे वह क्या कहलाएंगे? भारत के नागरिक कहलाएंगे, ठीक ना। अनुच्छेद 6 में क्या है? पाकिस्तान से भारत आए, पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता, किंतु यदि वह संविधान बनने के बाद आएंगे तो नागरिकता नहीं मिलेगी। संविधान बनने के बाद आएंगे तो नागरिकता मिलेगी? नहीं मिलेगी, ठीक ना। उसके लिए कौन सा रूल होगा? परमिट। अच्छा, अनुच्छेद 7 क्या कहता है? कि स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए और वहां उनको मन नहीं लगा तो वो भारत में आएंगे, ऐसे भी लोगों की नागरिकता दी जाएगी, ठीक ना। उनके लिए भी नागरिकता का प्रावधान कर लिया गया था, ठीक ना। उसके लिए परमिट की जरूरत होती थी। अनुच्छेद 8 में क्या है? अनुच्छेद 8 में जी, विदेश भ्रमण पर नौकरी करने पर भारत की नागरिकता समाप्त नहीं हुई। मतलब विदेश में बसने वाले भारतीय लोगों को नागरिकता, ये न कह सकते हैं विदेश में बसने वाले भारतीय लोगों की नागरिकता किसमें है? अनुच्छेद 8 में। 9 में क्या है?
दूसरे जगह की अगर नागरिकता ले लिए, विदेश के नागरिकता ले लिए, तो भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। देखते हो भारत से लोग जाते हैं काम करने, विदेशों में जाते हैं, तो भारत की नागरिकता बनी रहती है, तब तक बनी रहती है जब तक कि वहां के देश की नागरिकता न ले ले। जैसे में अभी प्रधानमंत्री फिलहाल में ब्रिटेन के कौन थे? तो ये थे भारत के थे ऋषि सुनक। हाँ भारत के थे ऋषि सुनक, प्रधानमंत्री थे, ठीक ना। ब्रिटेन के अभी दूसरा कोई है, तो वहां चूंकि भारत की नागरिकता खत्म करवा के वहां की नागरिकता ले लिए हैं। अभी भी उनके परिवार सब भारत के निवासी हैं, उनके परिवार लोग, लेकिन वो अगर भारत के बाहर के ले लिए नागरिकता तो वही के कहलाएंगे। भारत की नागरिकता क्या हो गई? समाप्त। सुंदर पिचाई भारत के ही हैं, लेकिन कहाँ के लिए नागरिकता? अमेरिका के ले लिए। अमेरिका के निवासी अब कहलाएंगे। सुंदर पिचाई कौन है? गूगल के सीईओ है। चलिए, तो अनुच्छेद 9 में क्या है? विदेश के नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता। अनुच्छेद 10 में क्या है? कि भारतीय नागरिकता तब तक रहेगी जब तक कि कोई विरोधी कार्य न करे, चाहे पागल अगर हो जाए, चाहे देशद्रोही का मुकाबला लग जाए, चाहे संसद खुद न नागरिकता खत्म कर दे, तब तक तुम्हारी नागरिकता बनी रहेगी। अनुच्छेद 11 में क्या है? संसद को अधिकार नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार है। संसद नागरिकता संबंधी कानून बना सकती है, ठीक ना। अच्छा, नागरिकता सुनना जी। भारत में नागरिकता प्राप्त करने की विधियां किस आधार पर कहेंगे कि वह भारत के नागरिक है? पहला तो जन्म के आधार पर। पहला किसके आधार पर? मतलब संविधान लागू होने के बाद भारत में जन्म लेने वाले सभी बच्चों की नागरिकता दी जाएगी यदि उनके माता पिता भारत के नागरिक हो, ठीक ना। दूसरा किस आधार पर? वंश के आधार पर, यानी कि विदेश में जन्म लेने वाले बच्चों की भी नागरिकता दी जाएगी। अगर मान लो कि अगर भारत के निवासी है, विदेश में उसका बच्चा जन्म ले लिया, तो उस बच्चे को भी नागरिकता दी जाएगी यदि उसके माता पिता या दोनों में से कोई एक भी भारत के नागरिक हो। जैसे मान लो कि तुम ही हो अनिकेत, ठीक ना, आज तुम विदेशी लड़की से ब्याह कर लिया, समझ में आ रहा है ना, तो तुम्हारा जो बच्चा होगा उसको भी भारत सरकार नागरिकता देगी, ठीक ना। उसको भी भारत सरकार नागरिकता देगी। लड़की में भी वही रूल है। मान लो तुम भारतीय हो, किसी विदेशी पुरुष से शादी कर लिए, पाकिस्तान के छोड़ा के पाकिस्तान वाला से करना मत, बहुत खत्म दिमाग के होता है सब। बहुत खत्म दिमाग के। तो पाकिस्तान के छोड़ा के कहीं भी अगर तुम शादी कर ली, जैसे नेपाले में शादी कर ली, तो तुम्हारे अगर बच्चे होंगे तो उसको भी भारत सरकार नागरिकता देगी, ठीक ना। अगर तुम नेपाल में की होगी तो अगर उसका प्रावधान होगा नेपाल में, तो नेपाल सरकार भी नागरिकता देगी। अब है ही बेटी रोटी के नाता होता है, ये तो समझ में भी। भारत और नेपाल को क्या कहा गया? बेटी रोटी। कहने का मतलब अधिकतर नेपाल के लड़कियां भारत में ब्याही जाती है, ठीक ना। बिहार में, उत्तर प्रदेश में ज्यादा मिलेगी, ठीक ना। बिहार और उत्तर सबसे लंबा सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश। नेपाल के साथ सबसे लंबा सीमा कौन साझा करता है? उत्तर प्रदेश। अब बिहार में चंपारण तरफ चले जाओ तो वहां भी नेपाल से सीमा लगती है। तो बिहार और नेपाल में बहुत सारे ऐसे लड़कियां हैं जो देखने के लिए मिल जाएगी नेपाली। तो क्या होता है कि वहां से लड़की ब्याहती है यहाँ, और यहाँ से भी ब्याहती है, ऐसा नहीं है। लेकिन वहाँ के अधिकतर लोग, नेपाली लोग, भारत में आता है काम करने, तो यहाँ से रोटी कमा के ले जाता है, पैसे कमा के ले जाता है, ठीक ना। तो इसीलिए कहा गया है कि भारत और नेपाल का जो रिश्ता है वो बेटी रोटी का है। आपको चलना पड़ेगा बारात में नेपाल हमारा। तीसरा में है पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन। इस विधि द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को 7 साल लगातार भारत में रहना होगा। 7 साल लगातार कहाँ रहना होगा? भारत में रहना। हमरा लगा कि 10 साल होगा। इस विधि द्वारा राष्ट्रमंडल देशों को नागरिकता दी जाती है। अगर कोई विदेशी मतलब है, ठीक ना, अब भारत में घूमने आया, बहुत सारे ऐसे विदेशी है, ठीक ना। लुसेंट में 10 वर्ष दिया है, हम कहे ना कि कहीं पढ़े हैं, ये दे रहे हैं। देखिए इसमें लुसेंट में दिया गया है कि देशीकरण द्वारा नागरिकता तभी प्रदान की जाएगी जबकि संविधान व्यक्ति कम से कम
नहीं, जबकि संबंधित व्यक्ति कम से कम 10 वर्ष तक भारत में रह चुका हो, तो 10 वर्ष तक भारत में रह चुका हो तो उसको नागरिकता दी जाएगी। ठीक ना। पहले यह अवधि कितनी साल की थी? 5 साल की थी। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 ईस्वी जम्मू कश्मीर और असम सहित भारत के सभी राज्यों पर लागू होगा। और 10 है, शायद गलती से लिखा गया हो। चलिए जी, तो रजिस्ट्रेशन समझ में आया। वैसे लोगों के नागरिकता दी जाएगी जो कम से कम 10 साल तक भारत में। अगला है देशीकरण। ठीक है ना। देशीकरण वैसे व्यक्ति जो भारत के 8वीं अनुसूची में से कम एक भाषा को जानता हो। 8वीं अनुसूची के तहत भारत के जितने भी भाषाएं हैं कम से कम एक भाषा को जानता हो और भारत के प्रति सकारात्मक सोच रखता हो, अच्छा सोच रखता हो। ये न कि भारत में आ गया भारत को बर्बाद कर देंगे, विद्रोह कर देंगे। तो अगर भारत के प्रति अच्छा सोच रखता हो, विदेशी हो और भाषा के भारतीय भाषा भी जानता हो, कम से कम कोई एक भाषा। ठीक ना। फिर उसके बाद वैज्ञानिक या कला में निपुण हो, चाहे वैज्ञानिक हो चाहे कोई कला में निपुण हो। ठीक ना। साथ ही लगातार भारत में 12 साल तक रहा हो, इसमें 12 साल तक लगातार रहा हो तो उसे देशीकरण विधि द्वारा भी नागरिकता दी जा सकती है। उसे देशीकरण के द्वारा भी नागरिकता दी जाए। जैसे में मदर तेरेसा को भारत की नागरिकता दी गई थी। मदर तेरेसा को भारत की नागरिकता दी गई थी। भारत नहीं थी ना, भारत के कहाँ के थी? यहाँ के थी ना, वेटिकन सिटी की तरफ के थी का थी ना, यूरोपे के मतलब तरफ के थी। इधर बहुत उसका नाम है, नाम से कहा उसका चैप्टर 5 अर्जित भूमि। अर्जित भूमि के द्वारा अगर सुनो कोई भारत में मिलना चाहे तो अगर जैसे कोई दूसरे जगह के राजा है, अगर नेपाल के राजा कह दिया, ठीक ना, अभी नेपाल में तो प्रधानमंत्री है, नेपाल के प्रधानमंत्री कह दिया कि हम नेपाल को भारत में मिलाना चाहते हैं, तो जितना भी नेपाल के नागरिक होंगे सबको अभी पीटने लगेंगे। जितने भी नेपाल के नागरिक हैं, जितने भी नेपाल के नागरिक हैं सभी को भारत की नागरिकता दी जाएगी। अगर नेपाल कह दे तो काहे नहीं मिलेगा? भारत में जमीन होगा ना, मिलेगा भारत में। हाँ तो कहेगा तब ना। अगर कह दे वहाँ के सब लोगों के सहमति हो जाए कि नेपाल भारत का अभिन्न अंग बनना चाहता है, तो अब अगर बनना चाहे तो बन जाएगा। तो क्या होगा कि वहाँ की जमीन भारत का जमीन कहलाने लगेगा। ठीक ना। वहाँ की जितनी सारी लोग हैं सभी को नागरिकता दी जाएगी। जैसे भूटान है, भूटान को नागरिक, अभी चीन तिब्बत को कब्जा लिया है ना। तिब्बत पहले अलग होता था देश, तो तिब्बत को कब्जा कर लिया है चीन। अब जितना भी तिब्बत के लोग थे, निवासी थे, ठीक ना, तो सब अब कहाँ के कहलाने लगेंगे? चीन की नागरिक कहलाने लगेंगे, है कि नहीं जी? जो कब्जा कर लिया तू जैसे कहेगा तैसे हम लोग करेगा। कौन कब्जा कर लिया? तू चीन तिब्बत पर कब्जा कर लिया तू जैसे कहेगा। वहाँ चुनाव नहीं होता है, बात राजा क्लियर की है। तरह हो रहा। एक तरह से राज शासन ही समझो, लेकिन राज शासन नहीं है वहाँ। चुनाव ही जो सी जिनपिंग है ना जी, सी जिनपिंग है ना, चीन के, जैसे ही जीता ना चुनाव और उसे चुनाव खत्म करवा दिया कि चुनाव अब ना होगा। वही जब तक जिएगा तब तक वही रहेगा राष्ट्रपति सी जिनपिंग। ऐसे नाम उल्टा पुल्टा रहता है बहुत मोटा है। तो सुनो जी, अर्जित भूमि के द्वारा भारत की नागरिकता का प्रावधान क्या है कि किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला लेने पर वहाँ के लोगों की नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक ना। अगर विदेशी राज्य है और उसको भारत में मिला लेने पर, प्रीति सुनो, शांत से सुनो ना, अगर विदेशी राज्य है अगर उसको भारत में मिला लेने पर उसको नागरिकता क्या हो जाएगी? दे दी जाएगी। सिक्किम का भारत में विलय होने के बाद वहाँ के निवासी की नागरिकता दे दी गई है। सिक्किम जब भारत में मिला, भारत में थोड़े था, तो भारत में मिला तो वहाँ के नागरिकों को नागरिकता दे दी गई ना, भारत के नागरिक ही कहला रहे हैं। बांग्लादेश के परगना जिले की नागरिकता, हाँ, बांग्लादेश की नागरिकता मिल गया है। नागरिकता में हुए संशोधन। नागरिकता में पहला संशोधन कब हुआ था, कौन बताएगा जी? नागरिकता में पहला संशोधन, ऐसे पहला संशोधन नहीं, नागरिकता में पहला संशोधन ना, गलत है, 1986 नागरिकता में पहला संशोधन
दूसरा 1992, 1900, तीसरा 2005, तीसरा 4था 2015, पांचवा 2019। तो यानी हाल फिलहाल में नागरिकता में संशोधन 2019 में किया था, नहीं दिया है। 1986 पहला, 1992, दूसरा और तीसरा 2005, चौथा 15, 15, पांचवा 19, 19, 2019। एक होता है NRI, NRI इसको फुल फॉर्म होता है नॉन रेसिडेंट इंडियंस, ठीक ना। विदेशों में बसने वाले को NRI बोला जाता है। विदेशों में बसने वाले को क्या बोला जाता है? NRI। वह नागरिक जो वर्तमान में भारत में नहीं रह रहा है, वह नागरिक, सुनो जी ए बाबू लोग, वह नागरिक जो फिलहाल में भारत में नहीं रह रहा है लेकिन वो भारत का नागरिक है। भारत में नहीं रह रहा है लेकिन वह भारत के, वह विदेश से 6 माह से ज्यादा के लिए चला गया है, 6 महीने से ज्यादा के लिए चला गया है विदेश में, चाहे वह पढ़ाई के लिए जाए, नौकरी के लिए जाए या कोई काम के लिए जाए, तो 6 महीने से ज्यादा वह भारत से बाहर चला गया, ठीक ना, तो वह NRI कहलाएगा। 6 महीना से अधिक जाने वाले को क्या कहा जाए? अब जैसे मैं क्रिकेट मैच देखने कोई चल जाता है, थोड़े ना 6 महीना के लिए जाता है, 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन इतना ही के लिए जाता है। तो जो 6 महीना चाहे 6 महीना से ज्यादा के लिए चल जाता है उसको क्या कहा जाता है? NRI, नॉन रेसिडेंट इंडियन, नॉन रेसिडेंट नागरिक भारत के है लेकिन कमाने की वजह से, पढ़ने की वजह से चल गया बाहर, विदेश में चला गया, तो वह क्या कहलाएगा? NRI का बहुत भारत में योगदान है ना। जितना टैक्सें हैं सब भारत में उन लोग के लगता है। अब होता है अब इसके बाद है जी NRI को भारत में मताधिकार, संवैधानिक मत, भारत में शिक्षा, भारतीय मुद्रा में खाता खुलवाने की सुविधा प्राप्त है। NRI को क्या सुविधा है कि वह भारत में वोट दे सकता है, संवैधानिक पद, संविधान का अगर कोई पद ग्रहण करना चाहे तो कर सकता है, शिक्षा ले सकता है, मुद्रा बैंक में खाता खुलवा सकता है, जबकि विदेशी नागरिक को केवल भारत में शिक्षा और भारतीय मुद्रा में खाता खोलने की सुविधा है। अगर कोई विदेशी नागरिक भारत में रह रहा है, नागरिकता नहीं लिया है, तो वह केवल क्या कर सकता है? शिक्षा ले सकता है और खाता खुलवा सकता है, मतलब कमा भी सकता है, ना कि वोट दे सकता है। वोट दे सकता है, विदेशी नहीं दे सकता है, ठीक ना। उसके बाद संवैधानिक पद पर, कोई संविधान में पद पर ले सकता है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब बन सकता है जी? नहीं बन सकता है, जब तक कि नागरिकता उसको मिल न जाए। नागरिकता मिलेगा तभी सभी सुविधा का लाभ उठा सकता है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? 2015 में। 2015 में महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 में। 9 हो जाता है, मिस्टेक होता है, 9 जनवरी 1915। जब देखो जी महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे ना, इसी दिन प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। 9 जनवरी को, 9 जनवरी को 1915 में तो आए थे ना। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अब नागरिकता समाप्त होने की क्या शर्तें हैं बताओ जी? छुआछूत करेगा तो नागरिकता खत्म हो जाएगा। विदेश में जाकर रहने लगे, वहाँ जाकर रहने लगे, और यहाँ पर मतलब वहाँ के नागरिकता ले लिए, तो यहाँ पर आपका नागरिकता। ठीक, देखो जी नागरिकता खत्म कैसे हो सकता है? सुनो, नागरिकता खत्म क्या क्या हो? पहला नंबर, ध्यान से सुनो ना जी, यदि कोई व्यक्ति विदेशी नागरिकता ग्रहण कर ले तो उसकी भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी। दूसरा, यदि व्यक्ति भारत की नागरिकता अपने इच्छा अनुसार छोड़ दे कि ना हम भारत की नागरिकता छोड़ना चाहते हैं, तभी भी उसकी नागरिकता। तीसरा, सरकार उस व्यक्ति की नागरिकता रद्द कर दे, तभी भी नागरिकता खत्म हो जाएगी। या कोई व्यक्ति ऐसे हो जो संविधान में आस्था न रखें,
कहे कि संविधान में हम आस्था नहीं रखते, तभी भी उसकी नागरिकता देश विरोधी कार्य करे, उग्रवादी बन जाए, ठीक ना, जिसे देश में रह के देश को आतंक फैला दे, तभी भी उसकी नागरिकता, पागल हो जाए तभी भी नागरिकता। अब कोई पागल हो जाए जाके दूसरा देश पर हमला कर दिया तो बदनाम भारत का ना होगा जी, भारत की नागरिकता। पागल हो जाए तो नागरिकता खत्म। धोखे से नागरिकता ग्रहण कर ली हो तभी भी नागरिकता, जिसे अभी आई है नहीं, अगर सीमा है इधर, अगर धोखे से नागरिकता अगर ले ले, ठीक ना, अच्छा डुप्लीकेट बनवा ले कि हम नागरिकता बनवा चुके हैं, भारत सरकार को जानकारी दिए बिना, तो उसको कभी भी नागरिकता नहीं मिल सकती है, ठीक ना। या बिना बताए लगातार 7 वर्ष तक विदेश में रह जाए, बिना बताए लगातार 7 वर्ष तक विदेश में रह जाए, तभी भी उसकी नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। अब पता नहीं 7 वर्ष कैसे दिया है, लूसेंट में 10 वर्ष दिया है। 7 10 अरे ऐसे ही करते करते हो मान लो जाता 7 से 10 वर्ष है। तक। वीजा पासवर्ड सब जानते हो ना जी, वीजा क्या होता है, वीजा के बारे में बताओ। नाम सुने खाली वीजा होता है। विदेश जाने किसी, देखो वीजा का मतलब होता है किसी दूसरे देश से अनुमति मांग रहे हैं कि हम आपके देश में आना चाहते हैं। एक तरह से वीजा, अगर हमको जैसे सऊदी अरब जाना है तो सऊदी अरब के वीजा लेना पड़ेगा, उसके 2 चीज होता है, एक पासवर्ड होता है, एक होता है वीजा। तो वीजा जो होता है वो दूसरे देश से अनुमति मांग रहे हैं, अब पासवर्ड होता है कि अपने देश से अनुमति ले रहे हैं, ठीक ना। पासवर्ड का मतलब अपने देश से अनुमति ले रहे हैं कि हम दूसरे देश, आप वीजा दूसरे देश से अनुमति। तो देखो वीजा किसी दूसरे देश में जाने के लिए अनुमति की आवश्यकता होती है, इस अनुमति को ही हम क्या कहते हैं, वीजा। अब बिना वीजा के दूसरे देश में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। पासवर्ड का होता है कि अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाने के लिए खुद अपने देश से अनुमति लेनी पड़ती है, हम बताए ना, खुद अपने देश से जिसे क्या कहा जाता है, पासपोर्ट कहा जाता है जी, पासवर्ड नहीं, पासपोर्ट। एक होता है एम्बेसडर, क्या होता है एम्बेसडर, जिसको राजदूत बोला जाता है। राजदूत के बारे में किसको किसको पता है, राजदूत को के बारे में पता है जी, जैसे कोई खबर खबर वो पहले का जमाना के राजदूत नहीं, राजदूत मतलब चीज कंपनी का उसका ब्रांड। जैसे देखो हर देश में राजदूत होते हैं, अब भारत में भी हर देश के राजदूत है, ठीक ना, हर देश में भारत के भी राजदूत है, अब हर देश के राजदूत कहाँ है, भारत में। अगर भारत से कोई जाना चाहता है दूसरे देश में तो वहां जाके पहले एम्बेसडर मतलब कि राजदूत से संपर्क करना पड़ेगा कि आपके हम देश में आए हैं। अगर वो उस देश को छोड़कर भारत में आना है तभी भी एम्बेसडर के पास जाना पड़ेगा। रुको ना, पढ़ाइए ना। हाँ तो उतना देरी पढ़ाए ना, ये पढ़ने में मन न लग रहा है, खाली मैथ पढ़ के ना थी निकाल सकती हो कंपटीशन। तो देखो जी, प्रत्येक देश अपने देश के एक अधिकारी को दूसरे देश में राजनीतिक संबंध बनाने के लिए रखता है। कोई भी देश किसी दूसरे देश के राजदूत पर पुलिस कार्रवाई, गिरफ्तारी या मुकदमा नहीं चला सकता। यह व्यवस्था वियना समझौता के तहत कहा गया। राष्ट्रमंडल देशों के राजदूत को उच्चायुक्त कहा जाता है। सर वियना सम्मेलन कब हुआ था? वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1815 में हुआ था जी, शायद 1992 में नहीं हुआ है वियना। 1800 में हुआ है, मतलब कुछ में कौन मुझे बता वियना सम्मेलन कब हुआ था? चिपको नाम 1985 दे रहे हैं। वो तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुई थी। बस करते हैं इतना ही। हाँ सर ऐसे बोल दीजिए आप दोस्तों बस। अपनी